ममता तेजी से घर के अंदर पहुंची। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह भागी भागी चली आ रही थी, इसलिए उसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थी। तेज चलने के कारण उसका दम फूल रहा था। उसके पति मदन का दफ्तर से घर आने का समय हो गया था, पर संयोग से वह अभी आए नहीं थे। अच्छा ही हुआ जो अभी नहीं आए, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। घर पहुंचकर वह सीधे बाथरूम में गई। हाथ पैर और मुंह धोकर बेडरूम में जाकर जल्दी से कपड़े बदले। उसके पति मदन के आने का समय हो गया था, इसलिए किचन में जाकर गैस धीमी करके चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनने में अभी समय था, इसलिए वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने सड़क पर भाग रही कारों और बसों के बीच से लोग सड़क पार कर रहे थे। बरसाती बादलों से घिरी शाम ने आकाश को आसमानी और चमकीले रंगों से सजा दिया था। सामने हर सिंगार के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और ऊंचाई पर उड़ रहे पक्षियों को पंक्ति में शामिल हो गई। पक्षियों के पंख थे, इसलिए वे असीम और अनंत आकाश में अपने खुले पंखों से उड़ सकते थे। वह सोचने लगी कि उनमें मादाएं भी होंगी। उसके मन में एक सवाल उठा और उसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। अरे पगली, ये तो पक्षी है, इनमें नर और मादा क्या है? मैं तो मनुष्य हूँ, वह भी औरत। सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मानव अवतार मुझे मिला है। सोचने विचारने के लिए बुद्धि मिली है। सुख दुख, स्नेह, माया, ममता और क्रोध का अनुभव करने के लिए उसके पास दिल है। कोमल और संवेदनशील हृदय है। मजबूत कमनीय काया है। पर कैसी विडंबना है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद शरीर स्त्री का है, इसलिए उस पर दुनिया भर की बंदिशें हैं। वह अपने अतीत की गहराई में चली गई। ममता के मन के पक्षी के पंख पैदा होते ही काट दिए गए थे, जिससे वह इच्छानुसार ऊंचाई पर उड़ ना सके। उसकी बुद्धि को इस तरह गढ़ा गया था कि वह स्वतंत्र रूप से सोच ना सके। उसके मन को इस तरह कुचल दिया गया था कि वह सदैव दूसरों के अधीन रहे, दूसरों के वश में रहे। इसी में उसकी भलाई थी, यही उसका धर्म और कर्तव्य था। इसी में उसका सुख भी था और सुरक्षा भी। शादी के 3 दशक बीत चुके थे। लगभग उसकी आधी उम्र बीत चुकी थी। इसके बावजूद अभी भी उसका दिल भय से धड़कता था। मन में डर था। देखा जाए तो वह अभी भी एक तरह से हिरनी की तरह घबराई रहती। मदन दफ्तर से घर आ गए होंगे तो गुस्से से उनका लाल पीला चेहरा देखना होगा। कटाक्ष भरे शब्द सुनने पड़ेंगे। तानों की तो जैसे बौछार ही होने लगती। मदन का कहना था कि मैं जब भी घर आऊं तो तुम्हें घर में हाजिर होना चाहिए। इतने वर्षों में तुम्हें यह भी पता नहीं चला? तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम समय पर घर नहीं आ सकी? इस तरह के वाक्य ममता शादी के पहले दिन से सुनती आई थी। वह कहीं बाहर गई हो, किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ गई हो, घर के किसी काम से गई हो, अगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई तो क्या बिगड़ गया? मदन को जस का तस सुनाने का मन उसका होता, लेकिन जो शब्द भी होठों पर आते वह मदन का उखड़ा मिजाज और क्रोध से लाल पीला चेहरा देखकर ही वे गले में अटक कर रह जाते। उससे जब तक हो सकता था वह घर में ही रहती थी। एक समय था जब ममता को संगीत का शौक था। कंठ भी मधुर था और हलक भी अच्छी थी। विवाह के बाद भी वह संगीत का अभ्यास चालू रखना चाहती थी। घर के काम करते हुए वह गीत गुनगुनाती रहती थी। यह एक तरह से उसकी आदत सी बन गई थी, पर जल्द ही उसे अपने इस आदत को सुधारना पड़ा, क्योंकि उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। सासू माँ ने कहा था, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह शोभा नहीं देता। बस तब से शौक धरा का धरा रह गया। फिर तो एक एक करके 3 बच्चों की परवरिश करने तथा एक बड़े परिवार में घर परिवार के तमाम कामों को निपटाने में दिन बीतने लगे। कितनी बरसातें और वसंत ऋतुएं आई और गई। ममता की जिंदगी घर में ही बीतने लगी। ममता, तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह नहीं करना है, आज शादी में चलना है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, 2 दिन के लिए मायके जाकर उन्हें देखाओ, तीसरे दिन वापस आ जाना।
इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वाक्य वह हमेशा सुनती आई है। घर में कोई मेहमान आया हो या कोई तीज त्योहार या कोई भी मौका हो, उसे क्या बनाना है यह कह दिया जाता। क्या करना है कोई ये उससे कहता और बिना कुछ सोचे विचारे वह हर काम करती रहती। ससुराल वाले उसका बखान करते, सास ससुर कहते बहू बड़ी मेहनती है, घर की लक्ष्मी है। पति मदन को भी उसका शांत, आज्ञाकारी, लड़ाई झगड़ा न करने वाला स्वभाव अनुकूल लगता था। पति खुशी खुशी तीज त्योहार पर उसके लिए कोई ना कोई उपहार खरीद लाते, पर इसमें भी उसकी पसंद ना पूछी जाती। ममता का संसार इसी तरह सालों से चला आ रहा था। किसी से सवाल करने या किसी की बात का जवाब देने की उसकी आदत नहीं थी। मदन के गुस्से से वो बहुत डरती थी। उसे नाराज करने की वह हिम्मत नहीं कर पाती थी। बच्चे अब बड़े हो गए थे, पर अभी भी उसके मन की इच्छा की, विचारों की, पसंद नापसंद की घर में कोई कद्र नहीं थी। इसीलिए इधर वह जब रोजाना शाम को बगीचे में, पड़ोस में, सहेलियों के यहाँ और महिलाओं के ग्रुप की बैठकों में जाने लगी, तो मदन को ही नहीं, बेटी और बहुओं को भी हैरानी हुई। आखिर एक दिन शाम को खाते समय बेटे ने कह ही दिया, मम्मी आजकल आप रोजाना शाम को कहीं ना कहीं जाती हैं, आप तो एकदम से मॉडर्न हो गई हैं। और सभी हंसने लगे। उस समय ममता कुछ नहीं बोली। अगले दिन वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी बहू ने कहा, मम्मी आज आप बाहर ना जाएं तो ठीक है, आज आप ईशान को संभाल लें, मुझे बाहर जाना है। आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है बहू, इसलिए मैं घर में नहीं रुक सकती, ममता ने कहा। उस दिन ममता को कोई भी ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन उसने तो मन ही मन तय कर लिया था कि अब उससे कोई भी काम बिना उसकी मर्ज़ी के नहीं करवा सकता। उसका समय अब उसके लिए ही है। कोई भी काम अब वह अपनी इच्छानुसार करेगी। वह किसी का भी कोई काम उनकी इच्छानुसार नहीं करेगी। कोई भी अब उसकी मर्ज़ी के खिलाफ अपना काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। अब वह किसी के हाथ से चलने वाली कठपुतली बनकर नहीं रहेगी। इसीलिए जब उस रात सोते समय मदन ने कहा, ममता टिकट आ गए हैं, तैयारी कर लो। इस शनिवार की रात हम काशी के लिए निकल रहे हैं, तुम्हें भी साथ चलना है। उधर से ही प्रयागराज और अयोध्या घूम लेंगे। तब ममता ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। मेरी बहन समता की तबीयत खराब है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आपको काशी, प्रयागराज और अयोध्या जाना है, आप अकेले ही घूम आइए। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता था, उसका क्या होगा? मदन ने झल्लाकर कहा। आप जाइए ना, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ। ममता ने शांति भरे स्वर में कहा। ममता आजकल तुम्हें हो क्या गया है? जब जहाँ मन होता है चली जाती हो, ना बताती हो, ना ही किसी से पूछती हो। और आज तो मुझसे जबान लड़ा रही हो। अचानक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ काशी चलना ही होगा, मदन ने गुस्से से कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो गया था। ममता जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह एकदम निर्विकार भाव से बैठी थी। थोड़ी देर में मदन कुछ शांत हुआ। ममता का बदला हुआ रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा उसके अनुकूल, शांत, गंभीर, आज्ञाकारी, उसकी मर्जी के हिसाब से चलने वाली पत्नी को आज क्या हो गया है? ममता का यह नया रूप देखकर वह हैरान था। अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए मदन ने कहा, ममता तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आजकल यह क्या हो गया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कुछ बताओ तो। मदन ने ममता को समझाने की कोशिश की। आज ममता के आंसुओं का सैलाब बाहर निकल चुका था। उसने कहना शुरू किया, गलती आपकी नहीं, मेरी है। मैंने ही इतने वर्षों तक गलती की है, जिसे अब सुधारना चाहती हूँ। मेरा समग्र अस्तित्व अब तक दूसरों की मुट्ठी में बंद रहा। अब मुझे उससे बाहर आना है। मुझे आज़ादी चाहिए। अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। इस गुलामी से बेचैन रहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, मदन ने कहा। तुम्हें कमी क्या है? घर है, बच्चे हैं, पैसा है, मैं हूँ। ममता के करीब आते हुए मदन ने बात पूरी की। पता है आपको, मैं जब छोटी थी तो माँ बाप की मुट्ठी में रहना पड़ा। उन्होंने जैसा कहा वैसा करना पड़ा। जो खिलाया वह खाया,
जो पहनने को दिया वह पहना। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है, यह सब माँ बाप तय करते रहे। हमेशा यही सब सुनती रही। शब्दों के भाव एक ही रहे, मात्र कहने वाले बदल गए। कपड़े सिलवाते समय माँ कहती कि लंबाई ज़्यादा ही रखना, ज़्यादा खुले गले का मत बनवाना। सहेली के घर से आने में ज़रा देर हो जाती, फ़ोन पर फ़ोन आने लगते। माँ पिताजी दोनों चिल्लाने लगते। इंटर पास किया, कॉलेज गई। कॉलेज का एक ही साल पूरा हुआ था कि मेरी शादी की चिंता सताने लगी। पड़ोस में रहने वाला अजय मेरे कॉलेज में साथ ही पढ़ता था। वह मेरे घर के सामने से ही कॉलेज आता जाता था। एक दिन मैंने उसे घर बुलाकर बातें क्या कर ली। बुआ ने मेरी माँ से कहा कि भाभी, ममता अब बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर और वर ढूंढ लो। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। उन्होंने मेरे लिए घर और वर ढूंढ लिया। उनकी इच्छा के अनुसार यही मेरे लिए ठीक था। मेरी इच्छा क्या है कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। सब अपनी पसंद नापसंद मुझ पर थोपते रहे। एक गहरी सांस लेकर ममता ने आगे कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने शादी के लिए रोका नहीं। मैंने पिताजी से एक बार नहीं कई बार कहा कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, पर वे कहाँ माने। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है, जितनी पढ़ाई की है उसी में अच्छा लड़का मिल गया है, अब आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम जो कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। पल भर चुप रहने के बाद ममता ने आगे कहा, जब मैं इस घर में आई तब मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। तब से मैं यही सुन रही हूँ, ममता ऐसा करो, वैसा करो। आप ही नहीं, बच्चे भी यही मानते हैं कि मुझे उनकी मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। अब मैं अपना जीवन, अपना मन, अपने अस्तित्व को किसी अन्य की मुट्ठी में नहीं रहना देना चाहती। अब मुझे आज़ादी चाहिए। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूँ। मुझे मेरा अपना वजूद चाहिए। ममता, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हें हर सुख सुविधा देने की हमेशा कोशिश की है। हाँ मदन, तुमने प्रेम किया है, पर अपनी दृष्टि से। आपने अच्छे कपड़े गहने दिए, पर वे सब आपकी पसंद के थे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, यह आपने कभी नहीं पूछा। आपने शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की। इस घर में तुम्हें क्या तकलीफ है? हैरानी से मदन ने पूछा। तुम यह सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दुख आपको समझ में नहीं आएगा, ममता ने दृढ़ता से कहा। घर के इस सुनहरे पिंजरे में अब मुझे घबराहट और घुटन सी होने लगी है। मेरा प्राण, मेरी समग्र चेतना बंधक है। आप सबकी मुट्ठी खोलकर अब मैं उड़ जाना चाहती हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर अब मुझे वापस चाहिए। शादी के बाद आज पहली बार ममता इतना कुछ कह गई थी। हजारों साल पहले अयोध्या के राजमहल में रहने वाली उर्मिला से उसके पति लक्ष्मण या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने वनवास जाते समय पूछा था कि उसकी क्या इच्छा है। किसी ने उसकी अनुमति लेने की जरूरत महसूस की थी? तब उर्मिला ने 14 साल कैसे बिताए होंगे, आज भी कोई इस बारे में विचार नहीं करता। उसी महल में सीता जी भी थी। उन्हें राजमहल से निकालकर वन में छोड़ आया गया, जबकि वह गर्भवती थी। क्या सीता जी की अनुमति ली गई थी या बताया गया था कि उन्हें राजमहल से निकाला जा रहा है? मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मुझे मात्र पत्नी या माँ के रूप में देखा गया, पर अब मैं सिर्फ एक पत्नी या माँ के रूप में ही नहीं, एक जीते जागते, जिसके अंदर एक धड़कने वाला दिल है, उस इंसान के रूप में जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी की मुट्ठी में बंद नहीं रहना चाहती। तो अब इस उम्र में घर परिवार छोड़कर कहाँ जाओगी? मदन ने पूछा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में किसी के साथ भागूंगी तो नहीं। मुझे तो सेवा ही करनी है। अब तक गुलाम बनकर करती रही, जहां अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब स्वतंत्र होकर सेवा करना चाहती हूँ। मेरी सहेली नूतन
को तो आप जानते ही हो, पिछले साल उनके पति का निधन हो गया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनकी करोड़ों की जायदाद पर उनके रिश्तेदारों की नजरें गड़ गई। जल्द ही उनकी समझ में आ गया कि उनके रिश्तेदारों को उनसे नहीं, उनकी करोड़ों की जायदाद से सहानुभूति है। इसलिए उन्होंने किसी को साथ रखने के बजाय ट्रस्ट बनाकर अपनी इस विशाल कोठी में वृद्धाश्रम के साथ साथ अनाथाश्रम खोल दिया। उनका अपना खर्च तो मिलने वाली पेंशन से ही चल जाता था। वृद्धों एवं अनाथ बच्चों के खर्च के लिए उन्होंने उसी कोठी में डे चाइल्ड केयर सेंटर भी खोल दिया। वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और चाइल्ड केयर सेंटर एक साथ खोलने में उनका मकसद यह था कि जहां बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता रहेगा, वहीं आश्रम में रहने वाले वृद्ध कभी खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे। उनका समय बच्चों के साथ आराम से कट जाएगा, साथ ही उन्हें नाती पोतों की कमी नहीं खलेगी। इतना कहकर ममता पल भर के लिए रुकी। मदन की नजरें ममता के ही चेहरे पर टिकी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ममता एकदम से कैसे बदल गई। ममता ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी भरा और पूरा गिलास खाली करके आगे बोली, दिन में नौकरी करने वाले कपल को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, पर नूतन के डे चाइल्ड केयर सेंटर में अपना बच्चा छोड़कर वे निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल के लिए दादा दादी जो होते हैं। इसके अलावा नूतन की इस कोठी में बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा लॉन तो है ही। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह के आधुनिक खिलौनों की भी व्यवस्था कर रखी है। दिन में बच्चों को दिया जाने वाला खाना भी शुद्ध और पौष्टिक होता है। इसलिए उनके डे चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों की संख्या काफ़ी है, जिससे उन्हें वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम चलाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। आज सुबह मैं वहीं गई थी, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अब मैं वहीं जाकर नूतन के साथ उन बुजुर्गों और बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ। उन्हें प्यार देना चाहती हूँ, जिनका अपना कोई नहीं है। ममता की बातें मदन ध्यान से सुन रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है, वह सब कहने वाली उसकी पत्नी ममता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।